हेलो डियर्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरियोआइसोमरिज्म, एलिमिनेशन रिएक्शंस, यही नहीं कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन की बात करेंगे। उसी के साथ थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट्स, थर्मोकेमिस्ट्री के एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, इन सबको देखेंगे अपने आज के क्वेश्चन में। विजय भव की आज की सीरीज में आप देखिए, आज का क्वेश्चन है टू स्टीरियोआइसोमर्स P एंड Q, दोनों साइक्लोहेक्सेन के डेरिवेटिव्स हैं। दे रिएक्ट सेपरेटली विद NaOEt EtOH to produce the major products R and S respectively. Then R and S are stereoisomers, या R and S are structural isomers, या enthalpy of hydrogenation of R, magnitude of enthalpy of hydrogenation of R is less than that of S, या magnitude of enthalpy of combustion of R is more than that of S. Assuming H and D have same bond strength, ये assumption खाली ऑप्शन डी के लिए है। ठीक है ना, किस तरह से सॉल्व करेंगे? पहले तो देखते हैं, अगर आप NaOEt और EtOH से ट्रीट करेंगे अल्काइल हैलाइड को, ये क्या है? अल्कोहलिक KOH जैसी चीज है, स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOEt इथेनॉल में घुला हुआ है। E2 एलिमिनेशन रिएक्शन की उम्मीद है। एलिमिनेशन होगा, जी हां, मैकेनिज्म कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2 एलिमिनेशन होगा। और E2 एलिमिनेशन में सबसे की फैक्टर होती है एंटी पेरिप्लेनार ट्रांजिशन स्टेट। ये सब क्या हो रहा है मैं आपको बना के दिखाता हूं, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मिथाइल Cl और ड्यूटेरियम। लेट्स ड्रॉ इट आउट एंड सी किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये है आपकी साइक्लोहेक्सेन, राइट? और इसी में अगर हम CH3, अपने पास कंपाउंड कौन सा था? हमारे पास था पहला वाला जिसमें मिथाइल Cl और ड्यूटेरियम सारे के सारे सिस हैं, इस तरह का था। इसको यहां ड्रॉ करते हैं। अच्छा, साइक्लोहेक्सेन की कन्फर्मेशंस जब आप बना रहे हैं तो कुछ एक टिप्स आपको याद दिला दूं। मिथाइल जिसका साइज बड़ा है, वॉन डेर वाल्स रेडियस ज्यादा होती है मिथाइल की, लगभग आयोडीन की उससे भी ज्यादा होती है, तो Cl से ज्यादा बल्कि माना जाता है मिथाइल। और बल्कि ग्रुप्स जिनका आकार बड़ा है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहना पसंद करते हैं, ये कॉन्सेप्ट था। तो मिथाइल को मान लीजिए मैं इक्वेटोरियल रख लेता हूं। अब Cl बनाना है, Cl को सिस बनाना होगा। अच्छा, कैसे? अगर आप एक बार साथ साथ बना के देखें, एक नीचे है तो ये भी नीचे आएगा, Cl सिस, मिथाइल और Cl इस तरह से आ जाएगा, और ड्यूटेरियम यहां पर आ जाएगी इस तरह से। हॉरिजॉन्टल लाइन में नीचे 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 तीनों एक तरफ हैं, सिस हैं तीनों के तीनों। आप देखिए मिथाइल इक्वेटोरियल है, ड्यूटेरियम भी इक्वेटोरियल है, और Cl एक्सियल है। ये बढ़िया है, शानदार है। बाकी बची हुई लोकेशन पर कौन है? ऑफ कोर्स हाइड्रोजन्स हैं, तो अच्छी बात है, होने दीजिए उनको। हाइड्रोजन यहां भी H है और यहां भी H। जब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो किसके साथ होगा, क्या होगा? वेल, आपके पास होगा EtO माइनस, बेस अटैक करेगा। जिस कार्बन से लीविंग ग्रुप जुड़ा है वो है अल्फा कार्बन, उसका पड़ोसी कार्बन होगा बीटा कार्बन। तो बीटा ये हो सकता है और बीटा ये भी हो सकता है, आजू बाजू वाले दोनों बीटा। अब दोनों बीटा में से किसको कितना पीटा, आइए देखते हैं। या तो यहां से और या यहां से एलिमिनेशन हो सकता है। कहां से आपको लगता है प्रीफर्ड होगा? मैं दोनों प्रोडक्ट्स बना के आपको दिखा देता हूं, आप खुद पहचानिए और बता दीजिए। यहां पर अगर वहां से H+ निकल गया तो मेरे पास क्या बनेगा? अल्कीन बनेगा इस तरह से, जिसमें ये वाला मिथाइल तो जैसे है वैसे ही रहेगा, ड्यूटेरियम जैसी है वैसी रहेगी। H और Cl निकल गए तो ड्यूटेरियम वैसी की वैसी रहेगी, H और Cl निकल गए, ये बन जाएगा। अच्छी बात है। और अगर ये H निकला, अब कौन सा अल्कीन बनेगा? अगर ये H निकला तो मिथाइल के चरणों में ही पाई बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से, ड्यूटेरियम जहां थी वहां की वहीं रह जाएगी, ऐसे। तो ये थी एक पॉसिबिलिटी, ये थी दूसरी पॉसिबिलिटी। मेजर प्रोडक्ट पहचान सकते हैं कौन सा होगा? मोर ब्रांच्ड अल्कीन इज मोर फेवर्ड, ज़ायत्सेव्स रूल अगर आपको याद हो, अल्काइल हैलाइड का एलिमिनेशन हो रहा है तो जो ज्यादा ब्रांच्ड है वो मेजर होगा। और ज्यादा ब्रांच्ड कौन है? ये वाला। यहां पे देखिए डबल बॉन्ड में मिथाइल लगा हुआ है, तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट।
अच्छा, तो ये R है, जी हां, यही R है और उसमें एक ड्यूटेरियम का एटम है, बिल्कुल बाकायदा है। ये तो पहली कहानी हुई। अब S की बारी है। ध्यान रखिए, S में क्या था, जो ये Cl थी वो Cl सिस की बजाय ट्रांस हो गई थी। तो अगर इस Cl को, अगर R की बजाय वो दूसरा वाला केस लेते हैं, सेकंड मॉलिक्यूल लेते हैं P या Q, ये तो P था, अगर हम Q लेते हैं आखिर Q, तो मैं एक बार वो Q बना के दिखाता हूं आपको। फिर से आप देखिए, ध्यान रखना, एलिमिनेशन रिएक्शन कराना है Cl का। अगर क्लोरीन का एलिमिनेशन, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगर लीविंग ग्रुप का एलिमिनेशन करा रहे हो, अब उसको हटा रहे हो, तो एंटी पेरिप्लेनार ट्रांजिशन स्टेट के लिए यह बहुत जरूरी है कि वो एक्सियल पोजीशन में हो, इक्वेटोरियल पोजीशन में E2 एलिमिनेशन नहीं होगा साइक्लोहेक्सेन में। तो एक्सियल होना पड़ेगा Cl को एक्सियल होना पड़ेगा, तो एलिमिनेशन के लिए Cl को तो आपको यही रखना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा क्या है, इससे ट्रांस है कौन, मिथाइल और ड्यूटेरियम। ये नीचे है तो ऊपर होंगे, तो मिथाइल को भी यहां आना पड़ेगा और ड्यूटेरियम को भी यहां आना पड़ेगा। HH ऐसे हैं। लीविंग ग्रुप कहां है भाई, लीविंग ग्रुप ये है अल्फा, तो बीटा कौन है, फिर से पड़ोसी हैं दोनों बीटा। और Cl के ट्रांस कौन है, मिथाइल है, तो क्या मिथाइल का एलिमिनेशन करा सकते हैं, जी नहीं। तो हाइड्रोजन को निकलवा सकते हैं, ठेंगा कैसे निकलवा लोगे यार तुम, क्यों, क्योंकि वो तो एंटी पेरिप्लेनार ट्रांजिशन स्टेट में है ही नहीं, वो तो एक्सियल लोकेशन में दोनों होने चाहिए, बीटा हाइड्रोजन भी और लिविंग ग्रुप भी, और ये हाइड्रोजन इक्वेटोरियल चली गई, एक्सियल नहीं है। ये कौन है, ये एक्सियल है। तो प्लीज नोट कि अब आपके पास जो बेस है या जो ये मॉलिक्यूल है, कौन सा, Q में और कोई संभावना ही नहीं है और कोई चारा ही नहीं है। ये निकलेगा, ये पाई बॉन्ड यहां बनेगा, ये ऐसे निकल जाएगा, ड्यूटेरियम निकलेगी। ड्यूटेरियम के तो बॉन्ड ज्यादा अच्छे होते थे, थोड़ा सा स्लो निकलेगा, निकले तो निकले। कोई पूछता कि रेट ऑफ एलिमिनेशन P का ज्यादा है या Q का, तो आप बोल सकते हो P का रेट ऑफ एलिमिनेशन ज्यादा था। क्यों, अल्कीन भी ज्यादा स्टेबल मिल रही है, और यही नहीं, H बॉन्ड टूट रहा है विच इज इजियर, यहां पे D बॉन्ड टूट रहा है विच इज मोर डिफिकल्ट। पर ये सब क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, तो वाई वरी अबाउट इट, है ना। तो यहां पे तो आप देखिए आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप देखें यहां पर ड्यूटेरियम निकल गई है इस तरह से, और मिथाइल जैसे का था वैसे का वैसा ही बन जाएगा। तो ये क्या है, ये है S। तो भाई एक है R और यहां है S। इस R और S को बड़े ध्यान से देखिए आप, क्या ये आइसोमर्स हैं। A और B ऑप्शन, जो प्रश्न पूछा था, जो क्वेश्चन में पूछे थे ऑप्शंस A और B, उसमें यह था कि क्या A और B स्टीरियो आइसोमर हैं, क्या A और B स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं। अरे स्टीरियो स्ट्रक्चरल तो बहुत दूर की बात है, अरे वो आइसोमर भी है क्या, एक में ड्यूटेरियम है और दूसरे में नहीं है। तो अगर एक में ड्यूटेरियम है और दूसरे में नहीं है, तो आई एम सॉरी, A और B तो आइसोमर ही नहीं है। अगर वो आइसोमर ही नहीं है, तो ऑप्शन A और B दोनों वहीं खत्म हो जाते हैं, उनकी कोई सेंस नहीं है। धरते देखिए, तो मतलब A और B दोनों खत्म हो गए, जी हाँ। तो चार ऑप्शन से दो तो जीरो है जी, A ऑप्शन भी गलत है और B भी गलत है। अब C और D को देखते हैं। C में क्या आएगा, लेट अस सी। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन की बात है, अच्छा, और D में क्या है, उसमें एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात है। तो आइए देखते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन में हम क्या बता पाते हैं, कैसे देख पाते हैं। एक बार मैं आपके लिए C और D बना देता हूं, ये सॉरी, ये S था और ये R, C और D तो अलग बोल गया मैं। दोनों में मोर ब्रांच्ड अल्कीन कौन सा है भाई, ये वाला या ये वाला। R ब्रांच्ड है, S लेस ब्रांच्ड है। और जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है वैसे वैसे अलाइलिक हाइड्रोजन बढ़ जाते हैं, और जैसे जैसे अलाइलिक हाइड्रोजन बढ़ जाते हैं, एक्सटेंट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ जाने के कारण अल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये एक्सप्लेनेशन है मार्कोव्निकोव्स रूल का, बट अदरवाइज सॉरी ये जायद से रूल का, लेकिन अल्टीमेटली
फंडा क्या है, मोर ब्रांच्ड अल्कीन इज मोर स्टेबल, ये मोर ब्रांच्ड है तो इसका पाई बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है। एक कॉन्सेप्ट और सुन लो, वैसे आपको याद होगा फिर भी रिवाइज करा रहा हूं। हाइड्रोजनेशन अगर आप करोगे किसी भी अल्कीन का, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन यदि आप करोगे तो ये एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक? आंसर है ये हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, इसमें हमेशा हीट रिलीज होती है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर दो आइसोमरिक अल्कीन्स हैं, ये आइसोमर ना सही पर अगर कोई दो आइसोमरिक अल्कीन्स हैं और यदि आप उनका हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, और आइसोमर होना जरूरी नहीं है पर खाली आपको सिंपल रखने के लिए बता रहा हूं, तो जैसे मान लीजिए आपके पास ब्यूटीन है, ट्रांस टू ब्यूटीन है और सिस टू ब्यूटीन है, अच्छी बात है, आप इन दोनों एक जैसे तो नहीं है, लेकिन अगर आप हाइड्रोजनेशन करेंगे तो दोनों ही केस में ब्यूटेन बन जाएगी, प्रोडक्ट तो सेम है। अगर आप इसका एंथैल्पी डायग्राम बनाएं, अरे वाह, कैसे बना के दिखा रहा हूं आपको, है ना। तो आप देखिए, एक का ग्राफ ऐसा आया और दूसरे का ग्राफ मान लीजिए कुछ ऐसा आया। ये क्या किया, आप देखें, ज्यादा स्टेबल कौन थी, ट्रांस, कम स्टेबल, सॉरी गलत बना गया, हाँ, ज्यादा स्टेबल कौन थी, ट्रांस, कम स्टेबल कौन थी, सिस। तो जो ज्यादा स्टेबल है वो नीचे है एनर्जी में, जो कम स्टेबल है वो ऊपर है। एक्सोथर्मिक है तो अल्टीमेटली जो फाइनल पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट के तो नीचे ही जाएगा। तो आप ये देखिए, और अगर डेल्टा एच देखनी है तो मैं कहूंगा ये फाइनल माइनस इनिशियल का जो डिफरेंस है वो डेल्टा एच है। जो ज्यादा स्टेबल था उसमें गैप कम आया है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड रिएक्शन के डेल्टा एच की, डेल्टा एच रिएक्शन कौन सा है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इस प्रोडक्ट सेम था, प्रोडक्ट सेम था, यहां पे देखिए। और ये एग्जांपल देके सिर्फ ये समझा रहा हूं कि अगर हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं, हाइड्रोजनेशन एक्सोथर्मिक होता है, तो जैसे जैसे रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, जैसे जैसे रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, और जब वो प्रोडक्ट बनाएगा तो हीट उतनी ज्यादा रिलीज नहीं होगी, तो लेस एक्सोथर्मिक होगा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, मोर स्टेबल अल्कीन में। तो आर या एस में आर मोर स्टेबल अल्कीन है। अच्छा, अगर आर मोर स्टेबल है तो जब आप इसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो उतनी हीट नहीं निकलेगी। जो लेस स्टेबल अल्कीन है उसके हाइड्रोजनेशन में हीट ज्यादा निकलेगी। आसान है, राइट। यही नहीं, यही कॉन्सेप्ट कंबस्शन में भी लग रहा है। जलाएंगे, दोनों को जलाने के बाद CO2 H2O एक जैसे बनेंगे, तो एक ही जैसे CO2 H2O बनेंगे तो रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल था तो उसको जलाना मुश्किल है, हीट उतनी नहीं छोड़ेगा, और जो रिएक्टेंट लेस स्टेबल था वो जलाने पर ज्यादा हीट रिलीज कर देगा। दोनों एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है। अगर CD और CH बॉन्ड को एक जैसे मान लें तो वो एक जैसे ही हैं। फर्क है खाली स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड इन अल्कीन का। तो अब आप देखिए, एक चीज आप पक्की कह सकते हैं, बिकॉज R इज मोर ब्रांच्ड, इट इज मोर स्टेबल, तो इसको जब जलाएंगे तो लेस हीट निकलेगी, हाइड्रोजनेशन में भी और कंबस्शन में भी। जलाएंगे मतलब जब रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोजन में भी कम निकलेगी और कंबस्शन में भी। अब अपने क्वेश्चन को देखते हैं हम, हमारा जो क्वेश्चन था उस पर देखते हैं आंसर क्या आएगा। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। ए ऑप्शन स्टीरियो आइसोमर है, स्ट्रक्चरल है, दोनों ही बकवास हैं, ना स्टीरियो है ना स्ट्रक्चरल है। फिर हाइड्रोजनेशन ऑफ आर की मैग्नीट्यूड इज लेस देन एस, जी हां ये सही है। फिर बोला है कंबशन ऑफ आर इज मोर देन एस, नहीं ये सही नहीं है। भले ही मोर देन वन करेक्ट था और हमने सिंगल ही करेक्ट दिया है आपको, लेकिन बहुत अच्छे थे चारों ऑप्शन, बड़े डीपली कंसेप्चुअल थे, कई सारे कॉन्सेप्ट, कंबस्शन, हाइड्रोजनेशन, थर्मोकेमिस्ट्री का। फिर हमने डेफिनेटली साइक्लोहेक्सेन की कंफर्मेशन देखी, एलिमिनेशन रिएक्शन में कंफर्मेशन के महत्व को देखा, और इन सब को मिलाकर हमने आज विजयी भव में कई सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लिए हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। इसी तरह से रोज जुड़े रहिए, अगली बार और मजेदार बातें होंगी। आज की मुलाकात बस इतनी।
वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। क्यों शेयर करें, वो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स हैं। अरे यार, हमें भी तो मजा आता है, ज्यादा बच्चे देखते हैं तो हमारी भी मन करता है कि हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाते रहें और डालते रहें। तो अगेन इसलिए इसको शेयर करना बहुत जरूरी है। यही नहीं, आपके लिए एक और अच्छी चीज है, एक फ्री मेंटोरशिप फॉर्म भी इसके साथ अटैच्ड है। ये क्या चीज है, कई बार बच्चों को बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, वो हमसे बात करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे सवाल इनके जवाब आप लोग दे दें। तो हमारी टीचर्स की टीम उन फ्री मेंटोरशिप क्वेश्चंस के उत्तर आपको 1-to-1 बेसिस पर, या कोई बहुत अच्छे या बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस हुए तो वीडियो के बेसिस पर बकायदा चैनल पर भी दे सकती है। ये वो फॉर्म है जिसके माध्यम से आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। तो आपको जो कुछ पूछना है हमसे, आप उस मेंटोरशिप फॉर्म में लिखेंगे, सबमिट करेंगे, वो हम तक पहुंचेगा। और अगर आपको 1-to-1 जवाब देने वाला हुआ तो हम वैसे जवाब दे देंगे। और अगर कोई ऐसा प्रश्न है जिसकी सबको उत्तर देने की आवश्यकता है, सुनने की आवश्यकता है, तो हम उसको बकायदा अपने चैनल पर भी होस्ट करेंगे। राइट? तो फॉर्म भरिए और मत भूलिए, हम साथ साथ हैं। क्यों? क्योंकि विजय बिल्कुल करीब है। कीप वर्किंग, कीप फाइटिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू माय डियर? कैसा चल रहा आपकी तैयारी? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? अच्छा या बहुत अच्छा? चलिए, करते रहिए प्रयास, आपको मौका दे रहा अभ्यास। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, विजयी भवः प्रोग्राम अपना। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते क्या है। मैंने पहले कहा था बहुत सारे क्वेश्चंस का फ्यूजन से लेकर के अच्छे क्वेश्चंस का मिंगल करके एक क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन? एक्स एम एंड एक्स कैपिटल एम बी द मीन। ये मीन हमारे पास है और ये हमारे पास क्या है? मैक्सिमम हमारे पास है ऑफ एक्स। एक्स का जो वैल्यू है उसका मीन वैल्यू को हम लिखेंगे एक्स एम स्मॉल एम और मैक्स वैल्यू को लिखेंगे कैपिटल एम रेस्पेक्टिवली, विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। अच्छा, मोटिव है हमारा केवल इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से मतलब है कि इक्वेशन क्या बोला जा रहा है। इक्वेशन कैसा है ये देखो तो इन्वर्स में हमारे पास है, मतलब क्वेश्चन हो गया ITF का, और दिया हुआ है आपके पास इंटीग्रेशन, अरे दिया हुआ है आपका फैक्टोरियल दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन, और दिया गया है फंक्शन भी है। यार क्या क्या क्वेश्चन में दे रहे हैं लोग। आइए देखते क्या है क्वेश्चन में। अब मैं इसकी बात करूंगा तो इस एक काम करना है। यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, इसको कॉस में ब्रेक करो। यहाँ तो कॉट है, चलेगा। इसको अपन ब्रेक करते हैं कैसे? इसको मैं ब्रेक करता हूँ π/2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस ऑफ। इसको ठीक करोगे, लगता है 2 कॉमन लोगे तो 2 कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या हो गया? 2 कॉमन लोगे एक्स स्क्वायर 5 मोड ऑफ एक्स प्लस 3 कितना हो गया? 6 है -2 राइट, अपॉन एक्स स्क्वायर 5 मोड ऑफ एक्स प्लस 3। देखिए यहाँ पे है आपके पास, ये इससे कैंसिल होगा, दिस इक्वल्स टू अपने पास हो गया। इसे कैंसिल कर लो, इसे कैंसिल सीधे कर लो तो ये हो गया आपका 2/9 मोड ऑफ एक्स माइनस 2 एंड प्लस π/2। वेरी गुड। अब यहाँ से देखो तो क्या हुआ, ये पार्ट अपने पास, ये पार्ट अपने पास, इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ से हो गया अपने पास π/2 माइनस कॉस इनवर्स को हटा दीजिए तो ये बनेगा 2 माइनस 2 अपॉन दिस, ये बना 2 अपॉन दिस, ये बन गया 2 अपॉन एक्स स्क्वायर 5 मोड ऑफ एक्स प्लस 3 राइट। ये अपने पास क्या आ गया? ये अपने पास हो गया 2/9 मोड ऑफ एक्स माइनस 2 एंड प्लस π/2। π/2 कैंसिल, माइनस कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, जो बच गया उसकी बात करें तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, उसको उल्टा ले लोगे ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर 5 मोड ऑफ एक्स है, तो वहाँ से लाओगे आप, वहाँ से लाओगे आप, तो देखिए क्या अपने पास क्वेश्चन में था, यहाँ अपने पास था एक्स स्क्वायर 5 मोड ऑफ एक्स था बच्चे, प्लस 3 था, तो मैंने कहा माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल, उसको ऊपर ले चलेंगे तो ये अपने पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 मोड ऑफ एक्स प्लस 3 0 राइट। अब यहाँ से क्या बना? अब यहाँ से बनेगा कुछ नहीं, अब यहाँ से बनेगा, देखिए क्या बनेगा यहाँ से, इसको मैं देखता हूँ क्या बनेगा। इसको लिखोगे क्या? इसको लिखोगे आपके पास कितना? मोड ऑफ एक्स माइनस 3
एंड मोड ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। सही है क्या? मोड ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर 4 टाइम मोड ऑफ एक्स माइनस में एंड प्लस 3 है बच्चे, तो हमारे पास एक्स का जो वैल्यू आएगा, यहाँ से मैं लिखता हूँ, यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू आएगा, एक्स का वैल्यू -1 +1 -3 +3, ये वैल्यू आ गया एक्स का। एक्स का वैल्यू अपने पास दिस वन, ये वैल्यू आ गया। सही है। अब इसमें पूछा जाए एक्सएम, ये एक्सएम क्या हो गया? ये एक्सएम हो गया -3। ये एक्सएम क्या हो गया? ये एक्सएम अपने पास हो गया 3। अब आपके पास माइंड में होना चाहिए कि एक्सएम का मतलब -3 और एक्स कैपिटल एम का वैल्यू हो गया 3। अब कुछ नहीं, अपने पास अलग से लिख के चलता हूँ मैं, यहाँ पे लिख के चलता हूँ। एक्सएम अपने पास हो गया -3 और एक्सएम अपने पास हो गया +3। अब देखिए क्वेश्चन को क्या चाहिए। अब मैं यहाँ से इसको रब करता हूँ आपके लिए और फिर देखता हूँ इसमें अब क्या चाहिए अपने पास। तो अब इसको मैं रब करता हूँ, दिखेगा मोटिव था आपका, आईटीएफ का काम खत्म हो गया। अब यहाँ से काम बनता है किसका? अब यहाँ से ऑप्शन ए की बात करेंगे तो एक्स एम मतलब हो गया -3 to 3 की बात कर रहा है। ऊपर लिखेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ हो गया 1 + 10⁻x dx। आ गया प्रॉपर्टी 6 आ गया ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आई लिखता हूँ मैं ऐसे। ये होता अपने पास कुछ नहीं, ये हो गया 0 to 3 एक्स स्क्वायर बाहर और ये क्या हो गया 1/1 + 10⁻x एंड प्लस 1/1 + 10⁻−x dx। अगर इसको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, यहाँ बचेगा 1। आंसर क्या हो गया? देखिए क्या हो गया आंसर। आंसर हो गया x³/3। ये आंसर हो गया 1/3। x³ का मतलब हो गया 3³। आंसर हो गया 9। सही है। आंसर अपने पास हो गया 9। इसका वैल्यू अपने पास 9 है, देखो तो है ना, ये सही है आंसर। अब जरा इसको चेक करें, यहाँ से ठीक करें। एक्सएम कितना है हमारे पास? एक्सएम मीन कितना है? -3। तो ये अपने पास हो गया x +3 हो गया ये। और यहाँ क्या हो गया? यहाँ हो गया एक्सएम वहाँ हो गया -3 हो गया ये, दिस वन ये रहा। अब जब देखो इसमें क्या करना, इसमें दोनों का जो डिफरेंस कितना है, ऐसे क्वेश्चन में देखते हैं डिफरेंस कितना है। डिफरेंस है 6। अब फंक्शन हमारे पास 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, इसका पीरियड कितना हो गया? यहाँ डिफरेंस 6 था, 6 × 3 फंक्शन है, ये अपने पास हो गया 18। अब चेक करो सही है कि नहीं है। एक्सएम कितना है? एक्सएम अपने पास -3 था, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9, तो ये अपने पास हो गया 9, ये भी अपने पास हो गया 9, ये हो गया 18। मतलब क्या हो गया? ये ऑप्शन भी सही हो गया। अब इसको मैं अलग से बताता हूँ कि आपके दिमाग में कभी कभी बच्चे मैं देखता हूँ पूछते हैं क्वेश्चन में कि सर ये 3 फंक्शन में कहाँ अप्लीकेबल है। एक बच्चे ने भी कंप्लेन किया था, कहा था कि 2012 में क्वेश्चन था, उसका आंसर 6 था। नहीं बेटा, 2 फंक्शन है, डिफरेंस लेंगे उसका डबल हो जाएगा, डिफरेंस का डबल। ये टेक्निक है, हमने बताया हुआ है। आप कैलकुलस का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे, आप पेरियोडिसिटी बहुत सारा ट्रिक मिलेगा और सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपको बनने लगेंगे। हमने लगभग 20 क्वेश्चन 20 चैप्टर आपका जो है 20 डेज में, हालांकि 2 दिन एक्स्ट्रा लगा था उसमें, जहां हमने लेक्चर 20 को 20A 20B किया था, लेक्चर 6 में फंक्शन में 2 क्लास लिया था, तो पार्ट ए पार्ट बी किया गया था। तो 22 लेक्चर में रीलोडेड कैलकुलस के नाम पे अगर आप कैलकुलस को उसको देखते हो आप लेक्चर को, तो आई डोंट थिंक कि आपका एक भी क्वेश्चन एडवांस का कैलकुलस का छूटेगा। तो अभी भी समय है, रीलोडेड कैलकुलस को लोड करो अपने लाइफ में, लोड करो अपने दिमाग में और एंजॉय करो IIT एडवांस को, एंजॉय करो CS को। अब देखिए क्या हुआ, मैं इसकी बात दोबारा लौटता हूँ। अब अपने पास क्या हुआ, 2 ऑप्शन सही हो गए। इसकी बात करें, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की बात कर रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की बात करेगा तो कहाँ से आएगा? यहाँ प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स में वैल्यू कहाँ आया था? वैल्यू अपने पास आया था, याद करोगे, वैल्यू अपने पास आया था -1 1 -3 3। इसका प्रोडक्ट कितना हो गया? प्रोडक्ट हो गया 9, यहाँ बोल रहा है 18, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ चाहिए फैक्टोरियल 100 है, तो फैक्टोरियल 100 डिवाइडेड बाय कितना है? 3 के पावर दिस। इसका मतलब बोला जा रहा है एक्सपोनेंट ऑफ 3। क्या बोला जा रहा है? एक्सपोनेंट ऑफ 3। तो ऑप्शन बी की बात करेंगे तो फैक्टर 100 जैसे ही बोलोगे तो मुझे चाहिए एक्सपोनेंट ऑफ 3 चाहिए। सही है, किसमें? इन 100 फैक्टोरियल 100। ये कुछ नहीं करने का, 100/3 बॉक्स फंक्शन, 100/3 स्क्वायर
100/3 क्यूब एंड 100/3/4 तब तक करते रहेंगे जब तक 0 नहीं हो जाए। अब देखो क्या हो गया, ये हो गया 7, कितना हो गया भाई, ये 30 93 33 हो गया, ये हो गया 33। यहाँ हो गया आपका जो है 9 11, सॉरी ये हो गया आपके पास 11, ये हो गया आपके पास 11, ये क्या हो गया 27 81 3 और लास्ट वाला हो गया 1। अब जब चेक करो कितना हो गया भाई, ये हो गया आपका 3 + 1 4 4 8, ये हो गया कितना 48 ना, ये हो गया 48, 3 1 4 और 3 3 6 2 8 8 48। तो कितने हो गए भाई, यहाँ पे इसका मतलब हो गया 3 हमारे पास 48 टाइम 3 आएगा। सो यहाँ पे n हमें चाहिए था, क्वेश्चन नंबर दिस में ये n चाहिए था, n का जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू 48 दिया हुआ है, ये सही है, अपने पास 48 आ गया, ये आंसर सही हो गया। ऑप्शन क्या हो गया, ए बी सी आपके ऑप्शंस आ गए, सही है ना, सही है। अब मैं इसकी बात कर रहा था कि फंक्शन की बात कर रहा था, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें से। अब इसके लिए क्या करेंगे आप, जरा दोबारा देखेंगे आप, मैंने अभी कहा था इसके बारे में, दोबारा जरा से इसको चेक कर दें दोबारा आपका। मैंने अभी कहा था इसके बारे में कुछ बच्चे का कंप्लेन रहता है, परेशानियाँ होती हैं इसमें। आप कुछ मत करो, आपके पास फंक्शन ऑफ x - 1, ठीक है, फंक्शन ऑफ या x + 1 फंक्शन ऑफ x + 5 है बच्चे, इक्वल्स टू 20 20। अब कोई पूछे आपसे इसका पीरियड कितना होगा, तो इस दोनों का डिफरेंस खोजो, कितना है डिफरेंस, तो डिफरेंस हमारे पास है 4, यहाँ लिख दीजिएगा 4 इंटू फंक्शन 2 है, तो मल्टीपल ऑफ 2, आंसर हो गया 8। यहाँ कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता, 2020 हो 2021 हो, कोई टेंशन नहीं है। अब आपकी मर्जी की, नहीं सर मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए, अब रहेगा x - 1 x + 1, राइट। अब ये रहेगा हमारे पास फंक्शन ऑफ x। देखो तो इस दोनों का मिड पॉइंट कितना है, देखिएगा x से सिमेट्रिक है, और ये देखा जाए तो यहाँ ग्राफ का नेचर है x + 1 है, इधर आ गया, x - 1 है, इधर आ गया, ऐसे आ गया, इस सिमेट्रिक वैल्यू है। इसका जो डिफरेंस है वो कितना है, इसका डिफरेंस हमारे पास है 2। इसका पीरियड कितना हो गया, पीरियड हो गया 2, डिफरेंस हो गया 2 इंटू 1 फंक्शन 2 फंक्शन 3 फंक्शन मल्टीपल ऑफ 3, ये हो गया 6 बेटा। और यही काम यहाँ क्वेश्चन में था, यहाँ अपने पास था +3 और यहाँ था अपने पास -3, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हो गया 6, और यहाँ 1 2 3 फंक्शन है, तो आंसर क्या हो गया, इसका पीरियड हो गया था हमारे पास 6 × 3 18 आपका पीरियड हो गया था। अब जब इसकी बात हमने कर ही ली, तो इस पर मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपके लिए, एक ट्रिक बताता हूँ कि आप क्या करेंगे। अब इसमें बाय द वे एक ऐसे भी रह सकता था कि फंक्शन ऑफ x - 1 फंक्शन ऑफ x + 1 √3 इंटू फंक्शन ऑफ x। अब रहेगा, अब t कैसे निकालोगे, तो हर हाल में पहले रेशनलाइज करना पड़ेगा। इसका डिफरेंस कितना हो गया, इसका डिफरेंस हो गया आपका 2, यहाँ ले आइए 2 है, यहाँ रेशनल है, यहाँ इरेशनल फॉर्म में है, रेशनलाइज करोगे 2 का तो 2 का स्क्वायर इंटू फंक्शन 1 2 3 है, इंटू 3 हो गया, ये हो गया 12, ये आपके हो गए पीरियड। तो देखिए कितना आसान लगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाया हमने, ITF का क्वेश्चन भी मजेदार था, ITF का क्वेश्चन था। उस ITF के क्वेश्चन से हमने इंटीग्रेशन की बात भी कर ली, उस ITF के क्वेश्चन से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात भी कर ली, उस ITF के क्वेश्चन से फंक्शन में पेरियोडिसिटी की बात भी कर ली, और वैल्यूज की बात भी कर ली। एक क्वेश्चन में मल्टी कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन 100 ऑफ कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो सर ने कहा था या हम लोगों ने कहा था, जो प्रॉमिस किया था, तो बस 1 क्वेश्चन मल्टी कॉन्सेप्ट। तो एक क्वेश्चन बनाइए या बहुत सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पाइए। थैंक यू माय डियर, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, सी यू नेक्स्ट टाइम। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यास सर्टिफिकेशन कोटा। आज हम अपने 4th क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ तैयार हैं। तुम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा, आंसर भी तुम लोगों का सही आ चुका होगा, लेकिन देखें इसको अटेम्प्ट करें कैसे। क्या कहा है, एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब में आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है जो 90 डिग्री के बेंड पर है, यानी ट्यूब हॉरिजॉन्टल है, प्लेन हॉरिजॉन्टल है उसका, और उसमें एक फ्लूइड बेंड कर रहा है, यानी हर प्लेन की बात करें तो वो सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। अब ऐसे बेंड में 2 पॉइंट लिए गए हैं 1 और 2 जो उस बेंड पे मौजूद हैं, वहाँ पर प्रेशर का रिलेशन और वेलोसिटी का रिलेशन क्या होगा ये हमें बताना है। तो
यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि यहाँ जो फ्लूइड है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, और चूँकि आइडियल फ्लूइड है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, तो कोई भी रोटेशनल एनर्जी वगैरह नहीं है और इस तरह से एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है, एनर्जी कंजर्व्ड है और ये इस टर्न में घूम रही है। तो फ्लूइड जब इस टर्न में घूम रहा है तो सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स को कितना है वो देखें। इसके लिए हम 1 और 2 पॉइंट से पास करने वाला एक सिलेंडर एज्यूम करें। लेट अस सी दैट। तो हमने यहाँ पर एक सिलेंडर एज्यूम किया है जो 1 और 2 पॉइंट से पास कर रहा है। 1 पर मैंने कहा प्रेशर P1 है, 2 पर प्रेशर P2 है। तो इस एलिमेंटल सिलेंडर को अगर हम देखें तो यहाँ से इस पर कुछ फोर्स लग रहा है F1 और इस तरफ से इस पर कुछ एलिमेंट पर फोर्स लग रहा है F2। तो ये जो फोर्स है सिलेंडर पर, एलिमेंट पर, वो है F1 माइनस F2। ये जो फोर्स है, इस फोर्स की वजह से ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। यहाँ कहीं सेंटर है, ये इसका सर्कुलर पाथ है जहाँ पर फ्लूइड घूम रहा है। तो इसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है mv²/r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि F1 इज ग्रेटर देन F2। तो 1 पे फोर्स ज़्यादा है, 2 पर फोर्स कम है। सिलिंड्रिकल पोर्शन है यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज प्रेशर, वहाँ से हम लिख सकते हैं P1 इज ग्रेटर देन P2। तो 1 पे प्रेशर ज़्यादा है 2 के कंपैरिजन में, तो ये प्रेशर का रिलेशन है। अब हमें वेलोसिटी का रिलेशन पूछा गया है। तो हमें बर्नौलीज इक्वेशन से मालूम है एनर्जी कंजर्व्ड है। तो बर्नौलीज इक्वेशन से ये मालूम है P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर चूंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है तो रो जी एच दोनों पॉइंट के लिए बराबर है, तो रो जी एच कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखें P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब जैसा कि इस एक्सप्रेशन से हमें मालूम है कि P1 बड़ा है P2 के कंपैरिजन में, यानी ये टर्म बड़ा है तो नेक्स्ट टर्म ये जो है ये छोटा होना पड़ेगा। दैट मीन्स हाफ रो V1 स्क्वायर हैज़ टू बी लेस देन हाफ रो V2 स्क्वायर और V1 हैज़ टू बी लेस देन V2। यानी 1 पॉइंट पर वेलोसिटी कम होगी, 2 पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक, तो ये इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 2 आंसर हैं। पहला है P1 ग्रेटर देन P2 और दूसरा है V1 लेस देन V2। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन और नए सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।